अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज समर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया समर भाई। समर भाई, 2 खबरें, एक बड़ी खबरें वो थोड़ा-सा मैं उसको डिस्कस करने के बाद एक अहम इश्यूज़ के ऊपर जो आपको लेना है उस पे मैं आपसे बात करता हूँ। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत सिंध की अवाम की भलाई के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। जितने भी सूबे के अंदर जितने भी अज़ला में गैस निकलती है और ऑयल निकलता है कुदरती, तो उसका 11.5% मिलता है वफाक को कानून के मुताबिक। और वफाक सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए वो रकम खुद नहीं लेता, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और दीगर जो पानी पीने के मंसूबे हैं, उस पे सूबे को वापस कर देता है कि वो तमाम डीसीज़ की मदद से तमाम इज़ला में बराबरी की सतह पर जो है वो रकम इन्वेस्ट करेगा और आवाम की बेहतरी होगी। लेकिन हमारे नैब ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि तकरीबन 350 अरब रुपए जो कि वफाक ने सूबे को वापस कर दिए थे कि अवाम की भलाई के लिए खर्च होंगे, वो करप्शन की नज़र हो गए। अब नैब ने बाकायदा तौर पर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी समर भाई, एक अहम खबर है, वो ये है कि अब आप देखते हैं कि अक्सर प्रेस रिलीज़ आती है नैब एफआईए की, कि एफआईए ने साइबर क्राइम फलां इश्यू के ऊपर एक्शन ले लिया, गिरफ्तारियां हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन हम बेशतर सहाफ़ी जो है उन केसेस को फॉलो नहीं करते। गुज़श्ता रोज़ जो सेशन जज हैं ईस्ट के, उनकी अदालत में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ एफआईए का कोई भी तफ्तीशी अफसर, साइबर क्राइम विंग जो कि कराची में बड़ा एक्टिव होता है, और वो केसेस जो कि खवातीन को हिरासत करने, इसके अलावा जो साइबर क्राइम क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं और ब्लैकमेलिंग के केसेस हैं, उनमें कोई एक तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश पूरी करके अदालत नहीं आया था। और अदालत ने एक तो तफ्तीशी अफसर को सजा के तौर पर मुल्ज़मान के कटहरे में बिठा दिया। कि एक तो ये है कि अदालत ने जब उनसे रिपोर्ट मांगी कि फलां केस में क्या हुआ, तो उसके बाद वो कह रहे हैं तफ्तीशी अफसर से फलां केस में तो फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो रही है। अब जज साहब कह रहे हैं मैंने तो आपको कहा था कि पेशरफ रिपोर्ट पेश करें, आप सुलहनामे की दास्तान लेके सामने आ गए। फिर कई तफ्तीशी अफसर थे, वो अदालत में पेश होने आए, लेकिन वो फाइल भूल गए, तो उस पर भी अदालत ने काफी बरहमी का इजहार किया और कहा कि इनकी एक तो शक्लें भी नहीं है कि तफ्तीशी अफसर जैसी, कि कोई तफ्तीशी अफसर दिखते हों। और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, उन्होंने तो जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। शायद मुझे मुनासिब ना लगे यहाँ पर कि एफआईए के तफ्तीश अफसरान इतने जाहिल हैं कि उनको तफ्तीश का तरीकाकार भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो पैसा बनाने के लिए एफआईए में आए हुए हैं। समर भी इंतहाई अहम चीजें थी, इस पे कभी और भी तफसील से डिस्कस करेंगे। आपको मैंने जहमत इसलिए दी कि उजैर बलोच और उसके अलावा जैसे मैं एफआईए का जिक्र कर रहा हूँ, हम पुलिस को अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस में ज़ाहिर है बड़े अफसरान उसको नहीं देखते, नीचे के अफसरान जो तफ्तीशी अफसरान एसआईयू टैब के अफसरान जो उसको देखते हैं। लेकिन इंतहाई नाक़िस तफ्तीश होती है, मुल्ज़मान जो छूट जाते हैं। आपका बहुत गहरा ताल्लुक है तफ्तीश को देखने का सहाफ़त से रिलेटेड, तो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि फिर इंसाफ कहाँ लेने के लिए जाएँ? अदालतें तो कहती हैं तफ्तीश में चीज़ें सब साबित होंगी तो हम मुल्ज़मान को सज़ा देंगे। शायद बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमेशा कोई ऐसा इशू लेके आते हैं जो अवामी इशू होता है और अवाम से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, पहली जो आपने बात की 350 अरब, जो आपके नैब ज़राए बता रहे हैं कि वो जो है ना करप्शन की नज़र हो गए, तो ये बड़ी अहम खबर है और इस पे सबको सोचना भी चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए कि इतना बड़ा जो करप्शन का केस सामने आया है, या जो ये पैसे 350 अरब जो हैं अवामी पैसा था, अवाम का पैसा था, ये कहाँ गया जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना था। दूसरी बात, आपने जो साइबर क्राइम के हवाले से केसेस की बात की है, तो मैंने साइबर क्राइम के काफ़ी केसेस पे भी जो है रिपोर्टिंग की है। लेकिन इसमें जो एफआईए के अफसरान जो हैं वो काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार बड़ा थोड़ा-सा सुस्त होता है। एफआईए जब दरख्वास्त साइबर क्राइम में दी जाती है, साइबर क्राइम जो है ना अब नया 1-2 साल 3 साल से फ़ाल हुआ है। हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, 10-10 हज़ार केसेस हैं। एफआईए में अफसरान बहुत कम हैं। अब वो 10,000 जो दरख्वास्तें होती हैं, उसमें से फिर कौन-सा केस रजिस्टर्ड करना है, कौन-सा नहीं। लेकिन सबसे जो उनको मुश्किलात का सामना जो एफआईए के अफसरान को होता है, वो ये होता है कि जब भी कोई केस अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, मुल्ज़िम गिरफ्तार होते हैं, तो विटनेस के लिए जब जिन खवातीन को ख़ासकर जिनको बुलवाया जाता है, जो हरासमेंट का शिकार होती हैं या जो ब्लैकमेल होती हैं, तो वो गवाही के लिए आना फिर मजबूरन परेशान हो जाती हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर मजबूरन जो है ना वो सुलह सफ़ाई की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है इन जो ऐसे केसेस है ना, ये बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं जिनके पास मोबाइल का एक्सेस होता है या जिनके पास तस्वीर का एक्सेस होता है। ख़वातीन बहुत सादा होती हैं, मोबाइल में तस्वीरें खींची, वहाँ से वो कहीं मोबाइल उन्होंने किसी शॉप पे दे दिया, कोई ऐसा काम करवाने के लिए मैकेनिकल किसी को भी दे दिया, अगर मोबाइल मैकेनिक को, तो वहाँ से उनकी तस्वीरें लीक हो गई। या उनका कोई कज़न है
वो तस्वीरें होगी, या ऐसे ज्यादा केसेस भी सामने देखने में आए हैं जहाँ पे मंगेतर शादी हो जाती है या मंगेतर हो गया, वो तस्वीर अच्छे वक्तों में तस्वीर शेयर होती हैं, लेकिन फिर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। जब बुरा वक्त स्टार्ट होता है, जब रिश्ते टूटते हैं, तो फिर वो उसको सोशल जो है वायरल किया जाता है, तो फिर वो बदनामी के डर से जो है ना खवातीन हमारे मुआशरे में खवातीन एक मजलूम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खवातीन पे हमेशा से वहाँ जुल्म होते आए हैं और खवातीन के साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं, लेकिन FIA के अफसरान जब एक्शन लेते हैं तो फिर यही खवातीन जब FIR करती है तो ये फिर पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से सुलह की तरफ आते हैं। दीगर जो FIA के केसेस हैं, मैंने अक्सर देखा है कि 3 से 6 माह, 6 से 9 माह बड़े वो एविडेंस जमा करते हैं केसेस के लिए ना, तो वो तफ्तीश का तरीकाकार पुलिस का और FIA का बहुत मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। तो FIA के जो अफसरान हैं वो पढ़े लिखे अफसरान होते हैं, और जो भी भर्ती होते हैं FIA में हर किसी के बस का काम नहीं है कि FIA के जो है केसेस पे तफ्तीश करें, और ये बड़े माहिर तफ्तीशी अफसरान होते हैं। मैंने बड़े देखे हैं अफसरान जिनमें अब्दुल रऊफ शेख है और अली मुराद जैसे अफसरान हैं, ये बड़े अच्छे केसेस बेहतरीन तफ्तीशी अफसरान हैं। अभी एक हमारा अफसर है FIA का, इंस्पेक्टर अकील, उसने भी 8 अरब रुपए का एक केस जो है वो डिटेक्ट किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला उंडी का था, वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन ये केसेस ऐसे हैं जो साल साल चलते हैं, फिर 2 साल 3 साल तवील होते हैं। अब आप बात कर रहे हैं पुलिस के तफ्तीश के निज़ाम बलोच की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखें तफ्तीश का जो कराची पुलिस तफ्तीश का निज़ाम शुरू से ही कमज़ोर रहा है। आप कहीं भी कोई चीज़ देख लें, एविडेंस बहुत मुश्किल होते हैं फॉरेंसिक के लिए। शायद दुनिया जो है ना वो जदीद तरक्की की तरफ जा चुकी है। पुलिस जो है, इंटरनेशनल पुलिस आप देख लें तो वो उनके एविडेंस का तरीकाकार सबूत लेके फिर वो मुकम्मल एविडेंस के साथ जो है ना सजा दिलवाते हैं। हमारे कराची पुलिस में तफ्तीश का निज़ाम जो है ना बदकिस्मती के साथ बहुत कमज़ोर है। इसकी बुनियादी वजह अगर आपने FIR कटवा ली, मैं थोड़ा इसमें जाऊंगा ताकि ज़ाहिर है इसलाह भी होनी चाहिए, और पुलिस का जो कमज़ोर निज़ाम है उस पर बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर एक FIR मुद्दई जाके FIR दर्ज कराता है, विक्टिम है, अगर आप अमेरिका या कनाडा की बात करें तो विक्टिम के घर पे पुलिस जाएगी, उसके पास पुलिस जो है ना पहुंचेगी कि आपके साथ क्या हुआ है। हमारे कराची में या हमारे पाकिस्तान में हमें थाने जाना पड़ता है, और एक रोजनामचा या FIR दर्ज करवाने के लिए हमें 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब FIR कटती है फिर उसके बाद अब तफ्तीश के जो पुलिस है उसके पास जाएगी, तफ्तीशी अफसर जो है ना वो मुद्दई से फिर पेट्रोल का खर्चा भी ले रहा होगा, फिर तमाम चीजें ले रहा होगा। अब मुलजम तक तो बात की बात है ना, जाएंगे क्या करना है क्या नहीं है, फिर वो 10 चीजें हम ऐसे लग रहा होगा कि मुद्दई खुद परेशान हो जाएगा कि शायद मैं ही मुलजम हूँ, मैंने गलती कर दी FIR दर्ज करा के। जब ये टाइम डिले होता है, चीजें बढ़ती हैं, तो फिर अदम दिलचस्पी होती है, जो शहरी है या मुद्दई है या कोई भी जो विक्टिम है वो फिर इन चीजों से पीछे हट जाता है। एविडेंस पुलिस जमा नहीं करती स्टार्ट में, जब जैसे ही इंसिडेंट होता है तो जो एविडेंस जमा किए जाते हैं वही बाद में अदालत उन्हीं सबूतों की बिना पे सजा देती है। लेकिन ना आपके पास पुलिस के पास गवाह होते हैं। आप गवाह भी अगर लेंगे तो जब जाहिर है गवाह कहाँ से लेंगे, एविडेंस तो कोई भी नहीं देगा। अब उजैर बलोच की बात करें जो ये बरी होता जा रहा है, उजैर बलोच गैंगवार का सरगना रहा है। आपने हम दोनों ने 92 में रिपोर्टिंग की, जब इसके तमाम मामला थे, जब ये हवाले हो रहा था, गिरफ्तार हो रहा था, तमाम कोर्ट में भी जब इसे पेश किया गया गिरफ्तारी के बाद, जब रेंजर ने इसे गिरफ्तारी शो की, उस वक्त भी आपने देखा, हम और आप ही थे फील्ड में। आप जाहिर है कोर्ट रिपोर्टर थे, मैं क्राइम की चीजें देख रहा था, तो हमने बड़े करीब से इस केस को देखा। आप भी समझते हो कि ये अभी क्यों इसकी जमानतें होना शुरू हो गई हैं या क्यों ये बरी होना शुरू हो गया है। एविडेंस नहीं है। एविडेंस आप उज़ैर बलोच के खिलाफ कैसे लाएंगे? गैंगवार के चीजें अभी भी हैं, वाकयात मौजूद हैं, लोग खौफजदा होते हैं। लोग गवाह जब पेश नहीं होंगे अदालतों में तो क्या होगा। एक आपको मैं ब्रेकिंग देता जाऊं, मैं किसी सीनियर पुलिस अफसर के पास बैठा हुआ था, वहां पे बाकायदा डिस्कस हुआ है कि हम जो उज़ैर बलोच के जो केसेस में गवाह हैं हम उन्हें कैसे प्रोटेक्शन देंगे। उसके लिए रेंजर, पुलिस और दीगर जो अफसरान है, तफ्तीशी अफसरान का इजलास हुआ है बाकायदा।
सिर्फ गवाहों को प्रोटेक्शन के लिए कि गवाहों के साथ हमने पुलिस एहलकार तैनात करने, उनको हमने मुकम्मल प्रोटेक्ट करना ताकि गवाही तक। अब उज़ैर बलोच का 3 से 4 केसेस में जो है ना सजा हो सकती है, सब में मुश्किल है। लेकिन अगर कोई कहे कि उज़ैर बलोच बआसानी रिहा हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये रिहा हो जाएगा इतना जल्दी। लेकिन ये चीज़ें परेशान होंगी। मैं खबर आपको दे गया हूँ कि गवाह जो है ना उनको प्रोटेक्शन मिलेगी जो मज़ीद केसेस के ना, तो उज़ैर बलोच या गैंगवार के या दीगर जो लोग हैं वो बेफ़िक्र रहें, वो अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं आएँगे। तो तफ्तीश का बात हम तफ्तीश की कर रहे थे, तो तफ्तीश का जो निज़ाम है ना, जब तक आप तफ्तीशी पुलिस को पैसा नहीं देंगे, उनको फंड्स नहीं देंगे। अब पहली दफ़ा गुलाम नबी मेमन जो कराची पुलिस चीफ हैं, बल्कि एडी ख्वाजा की बात करूं, जब आईजी सिंध थे उन्होंने ये तफ्तीशी पुलिस को फंड जो है ट्रांसफर किए थे। पहली दफा मैंने उनको देखा था कि नीचे सतह पे आए थे। उससे पहले जो आईजी थे उन्होंने जो फंड जो दिए थे वो आते जो है ना मिशन में चले जाते थे, आते जो है ना उसकी वजह से कई पुलिस अफसरान भी अताब का शिकार हुए। लेकिन एडी ख्वाजा के बाद जो है निचली सतह पे पैसा ट्रांसफर हुआ। अब मजीद कराची पुलिस चीफ हैं गुलाम नबी मेमन, इन्होंने प्रॉपर एसएचओ लेवल पे पैसा देना शुरू किया फंड के, वो चाहे जो अखराजात हैं थाने के वो फंड से चलाएं। डीएसपी को, इवन के डीएसपी को भी उसके ऑफिस का बाकायदा सरकारी फंड फराहम किया जा रहा है। तफ्तीशी पुलिस को भी अब पैसे मिलने शुरू हो गए। लेकिन चूंकि तफ्तीशी पुलिस अब एफआईआर एक गुलशन इकबाल थाना ले लें, साल की उसकी 600 से 700 एफआईआर मैक्सिमम, एक मैं बता रहा हूँ 700 एफआईआर होंगे। जब वो तफ्तीशी अफसरान जो है थाने में टोटल 10 तफ्तीशी अफसर है इन्वेस्टिगेशन के, तो हाउ कैन पॉसिबल कि आप 700 केसेस को 6, 7 या 10 अफसरान आप समझेंगे कि वो रिजल्ट दे देंगे? ऐसा नहीं है। तफ्तीशी अफसरान जो भर्ती हुए इन इन ये भी बेहतर होंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन जब तक आपका पुलिस में सफारशी कल्चर खत्म नहीं होगा, जब तक आप फंड्स प्रॉपर इनको फराहम नहीं करेंगे, इनके सैलरी पैकेज अच्छे नहीं करेंगे, यंग लड़के जो नए एजुकेशन जिन्होंने अभी मास्टर्स किए हैं या ग्रेजुएट पास हैं वो पुलिस में आए, पढ़े लिखे नौजवान तबका पुलिस में आए, पैशन के साथ जब जाएंगे तब आपको एसएसयू ले लें, 1-5 ले लें, उनको फंड अभी तनख्वाहों से ज्यादा उनको इजाफी फंड्स भी मिल रहे हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 1-5 अभी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। एसएसयू की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। एसएसयू का एहलकार कहीं आपको ये नहीं मिलेगा रोड पे खड़ा होता हुआ 50 रुपए ले रहा होगा या 20 रुपए ले रहा होगा, कहीं नजर नहीं आएगा। जब आप सैलरी पैकेज अच्छे पुलिस वालों को देंगे तो कोई पागल नहीं है कि कोई हराम घर पे लेके जाके अपने बच्चों को खिलाए। हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते। आप अगर अदलिया की बात करें, माजरत के साथ, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं शुरू से, जब पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है वहां से पैसा शुरू हो जाता है। आपका जो चपरासी है वहां का जो आवाज लगाने वाला, वो भी आप 200, जब तक 100-200 उसके हाथ में नहीं रखोगे आवाज भी नहीं लगाएगा। मुख्तियार कार को जब तक आप 500, 1000, 5000 नहीं देंगे वो केस की फाइल आपकी नीचे से ऊपर ही नहीं लाएगा। आप अगर मुद्दई हैं तो आपको 10 चक्कर लगवाएगा गवाही देने के लिए। हाँ, निजाम है हर जगह, करप्शन हर जगह। वो एक जो बिगड़ा हुआ निजाम है, हम उसको सेट करने में टाइम लगेगा, ये ऐसे नहीं होगा। अब हम इमरान खान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, यार वो आया, वो अभी उसने ये कहा था मैं ये कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन निजाम तो वही है ना, वो अकेला आके बेचारा क्या करेगा? उसकी हम ईमानदारी पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन नीचे निजाम ही वही वो सीधा करप्ट है, तो कहाँ किस तरफ जाएंगे? दिल दुखता नहीं आपका? मेरा दुखेगा दिल। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते जब तक अफसरान अच्छे हैं माशाल्लाह। देखें आप, जब तक अफसरान पैसा नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे, पैसा कौन देगा? अभी आपने 350 अरब की बात की है कि जी वफाक के जो 350 अरब सिंध गवर्नमेंट की करप्शन की नजर हो गए हैं, जो आपके जराए बता रहे हैं। तो ये फंड अगर सरकारी सतह पे पुलिस पुलिस को कहाँ, अभी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो पुलिस को फंड मिला है? कराची पुलिस को या सिंध पुलिस को जो मिलना चाहिए था कहाँ है? ये चीजें जब डिलीवर होंगी ना निचली सतह पे, हम जब तक सफारशी कल्चर से बाहर नहीं आएंगे तब तक तफ्तीश का निजाम ठीक नहीं होता। तफ्तीश का निजाम अभी वक्त लगेगा शायद इसको, शायद सबर भाई, सीन असल में ये है कि हर माशरे में ना हर किसी में हरामखोरी भरी है माजरत के साथ। कि वही वाली बात, जैसे आपने अदलिया की बात की, यकीन माने अदालतों में लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, कहते हैं कि वो अपनी जो महीने की तनख्वाह थी वो अपने अकाउंट से नहीं निकालते, उनको जरूरत ही पेश नहीं आती, वो बाहर से ऊपर की कमाई इतनी कर लेते हैं
चाहे वो चीफ जस्टिस से लेके नीचे मजिस्ट्रेट तक का जो अमला है, वो सारा का सारा वो ये काम करता है और जजेस को भी पता होता है। और जो करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहे होते हैं सीनियर कानूनदान, वकीला, वो खुद अपनी फाइलें निकलवाने के लिए, अपने केसेस जल्दी निकलवाने के लिए वो खुद हज़ारों रुपए फेंकते जाते हैं। वो अपनी जेब से नहीं देते, वो उनको क्लाइंट से पकड़ के देनी होती है। तो ये बड़ा एक संगीन अलमिया है, जो देखिए हम अपने दीन पर अमल दरामद नहीं करते, तो फिर हमें माशरा, कानून, इखलाकियात क्या सबक सिखाएगी? जब हम अपने बुनियादी जो असूल है, दीनी असूल के रिश्वत नहीं लेनी, करप्शन नहीं करनी, सूद नहीं खाना, जब हम वो धड़ल्ले से करते हैं, तो फिर हमें ना तो कोई जज डरा सकता है, ना तो फिर कोई पुलिस डरा सकती है, जब हमें खौफ व खुदा नहीं है तो। समझ